इस डील की इंपॉर्टेंस का अंदाजा बहुत कम लोगों को है। 1974 में इंडिया ने जब अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट यानी परमाणु परीक्षण किया तो इसके बाद दुनिया के कुछ पावरफुल देशों ने मिलकर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी बनाया। इस ग्रुप का मकसद ये था कि न्यूक्लियर फ्यूल टेक्नोलॉजी की सप्लाई को दुनिया भर में सख्ती से कंट्रोल किया जाए। पर मुश्किल तब शुरू हुई जब इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी साइन करने से मना कर दिया। एनपीटी एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसका मकसद न्यूक्लियर वेपन्स के बढ़ते दायरों को रोकना है। क्योंकि इंडिया इसका हिस्सा नहीं बना, इसलिए हमारे सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चलाने के लिए यूरेनियम और एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंचना नामुमकिन सा हो गया। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक मजबूरी ये रही कि हमारे पास यूरेनियम के रिजर्व्स बहुत कम है। झारखंड जैसे इलाकों में माइनिंग होती है, लेकिन वहां जो ओर मिलता है उसका ग्रेड यानी क्वालिटी काफी लो है। इसलिए अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ा। अब यहाँ से असली गेम बदलता है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के लगभग 28% यूरेनियम का स्टॉक है, जो किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा है। आज इंडिया के पास 24 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2047 तक अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स की पावर कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक पहुंचाना है। अब देखो, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं है। होमी जहांगीर भाभा ने जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का विजन दिया था, उसका अल्टीमेट गोल हमारे पास मौजूद थोरियम के भारी रिजर्व्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए पहले यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर से प्लूटोनियम जनरेट करना जरूरी है। मतलब यूरेनियम ही हमारे पूरे एनर्जी फ्यूचर की फाउंडेशन है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन 2014 में साइन किया था, लेकिन उस कागज से लेकर यूरेनियम की पहली शिपमेंट तक पहुंचने में 12 साल का लंबा इंतजार करना पड़ गया। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये सप्लाई किस टाइमलाइन और क्वांटिटी में आगे बढ़ती है। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डील हमारे न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूचर की सबसे मजबूत कड़ियों में से एक है।